अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 16 से लेके 20 तक के जो करेक्शन के रूल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हम 16 से लेकर 20 रूल्स के जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं हम उनको देखेंगे और फिर उनकी जो एक्सप्लेनेशन है यानी उनकी जो वजाहत है हम उनको देखेंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। सो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट को समझते हैं। जिन फिक्रात में ऑफ द टू होता है दो में से, यानी ऑफ द टू का मतलब होता है आउट ऑफ टू यानी दो में से। इसी तरह ऑफ दीज टू का मतलब होगा इन दोनों में से, और या फिर ऑफ दोज टू भी इस्तेमाल होता है यानी उन दो में से। गर्ज ये कि जिन सेंटेंसेस में ऑफ द टू आए या ऑफ दीज टू आए या ऑफ दोज टू आए, उन सेंटेंसेस में आपने दो बातों का ख्याल रखना है। यानी आपने उन सेंटेंसेस में दो चीज़ों को आपने गौर से देखना है और आपने उसकी जो एरर है, उसकी जो इनकरेक्ट फॉर्म है वो आपने उसको डिटेक्ट करना है। वो ये है कि आपने एक तो ऐसे सेंटेंसेस में सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री इस्तेमाल करनी है और साथ आपने सेकंड डिग्री के साथ आपने दा इस्तेमाल करना है। आमतौर पे जो दा है वो थर्ड डिग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लॉ है, रूल है कि हम थर्ड डिग्री के साथ दा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सूरत में आप सेकंड डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसको एक एग्जांपल से साबित करते हैं कि जिन सेंटेंसेस में ऑफ द टू या ऑफ दीज टू या ऑफ दोज टू आए उनमें हमने सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना है और साथ दा लगाना है। आइए देखते हैं। जैसे देखें, ऑफ दीज टू रूट्स, इन दोनों रास्तों में से। नोट करें, ऑफ दीज टू रूट्स, इन दोनों रास्तों में से। दिस वन, ये वाला रास्ता, इज शॉर्टेस्ट, ज़्यादा छोटा है। तो शॉर्टेस्ट जो है ये थर्ड डिग्री है, यानी हम डिग्रीज का इस्तेमाल समझते हैं शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। इस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो हम शॉर्टेस्ट जो है थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसकी सेकंड डिग्री इस्तेमाल करेंगे, वो है शॉर्टर, और साथ हम दा भी लगाएंगे। यानी आपसे पॉसिबल मिस्टेक भी यही है। यानी पॉसिबल मिस्टेक ऐसे सेंटेंसेस में आपसे वो यही मांगेगा कि आपने थर्ड डिग्री को सेकंड डिग्री में लाना है और साथ आपने दा भी लगाना है। एक और एग्जांपल देखें। विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ दीज टू चेयर्स। ये देखिए ऑफ दीज टू सेंटेंस के अंदर आ गया है। इन दोनों कुर्सियों में से कौन सी ज़्यादा बड़ी है। सो हम बेटे बिगेस्ट जो है ये तीसरी डिग्री है, हम एज पर रूल हम क्या कहेंगे, इसको सेकंड डिग्री में लेके आएंगे और सेकंड डिग्री बनेगी बिगर, बिगेस्ट की बिगर, और साथ में क्या लगाएंगे, दा भी। सो विच इज़ द बिगर ऑफ दीज टू चेयर्स। अब दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपके लिए स्केच आउट किए हैं, इनको देखिए। यहाँ पे विच इज़ द बेस्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से बेहतर कौन है। विच इज़ द बेस्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो ऑफ द टू आ गया है, हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। बेस्ट की सेकंड डिग्री बनती है बेटर, और दा जो है वो ऑलरेडी उसने लगा के दिया हुआ है। यानी बाज़ का वो दो मिस्टेक्स आपसे पूछेगा और बाज़ का वो एक मिस्टेक देगा जिसको आपने डिटेक्ट करना है। इस तरह देखें, ऑफ दीज टू गर्ल्स, इन दोनों लड़कियों में से दिस वन इज क्लेवरेस्ट। ये क्लेवरेस्ट तीसरी डिग्री है, हम इसको सेकंड डिग्री करेंगे, क्लेवर और साथ क्या लगाएंगे, दा। सो आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ये रूल अक्सर पेपर्स में ये पूछा जाता है। तो आप याद रखें, जिन जुमलों में ऑफ द टू या ऑफ दीज टू या ऑफ दो टू इस्तेमाल हो, उन सेंटेंसेस में आपने सेकंड डिग्री के साथ दा का इस्तेमाल करना है। जी अब हम रूल नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा रूल नंबर 17 है, इसका मैंने यहाँ पे नेम लिखा है ऑर्डरी प्लूरल्स। यानी ये जो वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये या तो ऑर्डरी प्लूरल्स हैं और या फिर इनका प्लूरल होता ही नहीं है, नो प्लूरल्स। इसमें आमतौर पे ये एग्ज़ाम में सेंटेंसेस दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को इन अल्फाज को प्लूरल फॉर्म में दे दिया जाता है। तो जबकि एज़ पर रूल हम ये सीख रहे हैं कि इनके ना तो प्लूरल होते हैं और या फिर ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। अब इन अल्फाज को ज़रा गौर से देखते हैं। कैटल, कैटल का माना मवेशी होता है, यानी चौपाए चार पाँव वाले कैटल्स। अब कैटल जो है ये लफ्ज़ ऑलरेडी यानी इसका प्लूरल होता ही नहीं है, यानी कैटल
ऑलरेडी ये ज़्यादा जो चौपाए हैं या ज़्यादा जो मवेशी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रफड़ ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। इस तरह शीप है, इसका नो प्लूरल। डियर हर्न है, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता। स्वाइन है, राजहंस, इसका भी प्लूरल नहीं है। हेयर का माना बाल है, इसका भी प्लूरल नहीं है। लगेज लफ्ज़ को गौर से देखें तो लगेज का माना सामान होता है, तो सामान में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ ऑलरेडी प्लूरल है, लिहाजा इसको लगेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह स्टेशनरी, लिखाई का सामान जो होता है उसको कहते हैं, इसमें तमाम ही लिखाई की चीज़ें लिखने से रिलेटेड जो है वो आ जाती हैं। सो दैट्स वाई ये लफ्ज़ ऑलरेडी प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है, इसको स्टेशनरीज नहीं कर सकते। इस तरह मशीनरी है, कई पुर्जे मिल के चीज़ जो बनी है, तो दैट्स वाई मशीनरी ऑलरेडी क्या है, एक प्लूरल सेंस रखता है, इसके साथ हम मशीनरीज नहीं करेंगे। इस तरह पोइट्री जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा, यानी शायरी को हम पोइट्री ही कहेंगे, पोइट्रीज कोई वर्ड्स नहीं है। हाँ, आप इसका प्लूरल जो है पोएम कर सकते हैं, पोएम सिंगुलर और पोएम जिसका प्लूरल क्योंकि वो काउंटेबल है। इसी तरह पुअर और रिच जो है ये मैंने इस लिस्ट में शामिल किए हैं। पुअर का माना गरीब होता है और रिच का माना अमीर होता है। ये बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव्स का एक रूल ये है कि एडजेक्टिव्स की जमा बनाने के लिए हम दा लगा सकते हैं, एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा मैंने इस लिस्ट में इनको शामिल कर दिया ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इन लिस्ट के साथ साथ, इन वर्ड्स के साथ साथ इनको भी ज़हन कर लें, क्योंकि इसका भी अक्सर एक सेंटेंस जो पेपर में पूछा जाता है। अब हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, माई शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मेरी भेड़ें यानी माई शीप्स। शीप्स जो है इसके साथ एस लगाया गया है जो कि इनकरेक्ट है। हम शीप के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इस लिस्ट में मैंने आपको बता दिया है जिनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। इस तरह देखिए, ही हैज सोल्ड हिज कैटल्स। इस कैटल को देखें, कैटल वर्ड जो है बेटे ऑलरेडी प्लूरल है, ये देखिए कैटल, सो हम कैटल के साथ भी एस नहीं लगाएंगे, एस गलत होगा। इस तरह देखिए, माई हेयर्स, हेयर के साथ भी हमने एस ई एस का इजाफा नहीं करना, ये भी प्लूरल नहीं होता, हम हेयर कहेंगे, माई हेयर आर वेरी लॉन्ग। इस तरह देखिए, शी पैक्ड आर लगेजेस, लगेज लफ्ज़ जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, सो ऑलरेडी प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम इजाफा नहीं करेंगे, हम लगेज के साथ भी एस नहीं लगाएंगे। इस तरह देखिए, गालिब रोट मैनी पोइट्रीज, गालिब ने बहुत सी पोइट्रीज लिखी। सो पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है, हम इसको पोएम्स कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, पोएम्स। सो गालिब रोट मैनी पोएम्स कह लें, और या फिर कह लें गालिब रोट मच पोइट्री, ये फिर भी लफ्ज़ पोइट्री इस्तेमाल होगा, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लिस्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, अक्सर इंटरमीडिएट पार्ट 2 की इंग्लिश में और लॉ की जो इंग्लिश का पेपर है उसमें, बीकॉम की फंक्शनल इंग्लिश में और सीएसएस के एग्ज़ाम में इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं, और आप इन वर्ड्स को ज़हन कर लीजिए कि इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम रूल नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। मैंने उसकी स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ पे स्केच आउट की है। स्टेटमेंट ये है कि जितने भी यूनिट्स होते हैं, यानी यहाँ पे देखें मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हैं आपके लिए, और ये अक्सर जो है ये पेपर्स में, सेंटेंसेस में ये यूनिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इन यूनिट्स का कोई सिंगुलर, ये यूनिट्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, यानी याद रखिए कि जितने भी ये यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। आपने इनके साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, देयरफॉर नो प्लूरल, लिहाजा इनका कोई प्लूरल नहीं है। जैसे देखें, हेड है, हेड आप जानते हैं पर हेड, फीकस को कहते हैं पर हेड, तो हेड्स नहीं कह सकते। इस तरह पेयर है, पेयर का माना जोड़ा होता है, ठीक है, दो चीज़ों का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड पेयर। तो हम इसके साथ अगर कोई मैथमेटिकल फिगर लगा है तो हम पेयर के साथ पेयर्स नहीं कहेंगे। इस तरह डजन जो है ये 12 चीज़ों का यूनिट होता है, जैसे बनानास वगैरह हम ख़रीदते हैं तो वो डज़न के यूनिट में हम लेते हैं, तो डज़न को हम डजन्स नहीं कहेंगे। इस तरह स्कोर जो है ये 20 स्टेप्स का या 20 चीज़ों का यूनिट होता है, लिहाजा हम स्कोर के साथ भी एस का इजाफा नहीं करेंगे। 100 जो है ये 100 चीज़ों का यूनिट होता है, इस तरह 1000 और इस तरह मिलियन 10 लाख चीज़ों का यूनिट, और 1000 1000 चीज़ों का यूनिट्स होता है। तो आप याद रखें डियर स्टूडेंट्स के ये जो मैंने इस बॉक्स में ये जो आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं ये कॉमनली अक्सर पेपर्स में करेक्शन के सवाल में, यानी जिस भी क्लास में
या जिस भी एग्ज़ाम में करेक्शन का सवाल पूछा जाता है उनमें ये अक्सर जो है ये वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। आपने इन यूनिट्स को याद रखना है, इन यूनिट्स के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। और एक और गौरतलब बात कि जब ये यूनिट्स आएंगे तो इन यूनिट से पहले यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फिगर यानी कोई अदाद शुमार दिए जाएंगे, तो आपने उन अदाद शुमार से कंफ्यूज होके इनके साथ एस या का इजाफा नहीं करना। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी बॉट 5 पेयर ऑफ शूज़, उसने 5 पेयर्स यानी 5 जोड़े जूतों के खरीदे। तो पेयर के साथ मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ों का ऑलरेडी यूनिट है, तो हम मैथमेटिकल फिगर अगर यहाँ पे 5 मौजूद है तो हम 5 से कंफ्यूज होकर इसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे, तो ये इसके साथ एस लगाना इनकरेक्ट है। इस तरह देखिए, ही कैन ईट 2 डजन ऑफ बनानास, वो 2 दर्जन बनाना खा सकता है। तो डजन के साथ भी हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने आपको ये डजन यानी दर्जन भी बताया कि इनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। इस तरह देखें, 3 scores and 10 make 70, ये भी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट दिया गया था। तो 3 scores and 10 यानी 3 scores, स्कोर के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। स्कोर जो है ये 20 चीज़ों का यूनिट होता है, हम इसके साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो 3 scores यानी 3 दफ़ा अगर 20 हो और 10 हो तो 70 बनता है, यानी 3 scores and 10 make 70। तो स्कोर के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, इसका प्लूरल नहीं होगा। इस तरह देखिए, ही पेड 5000 रुपीज़, तो हम इस 5 से, इस मैथमेटिकल फिगर से हम कंफ्यूज होकर हम यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिंपली ही पेड 5000 रुपीज़। इस तरह देखें, शी गॉट 700 एज ए बोनस, उसने 700 रुपया एज ए बोनस हासिल किया या उसे 700 रुपया एज ए बोनस मिला। सो हम 100 के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो ये बड़ी एक शॉर्ट सी लिस्ट है, आप स्टूडेंट्स इस लिस्ट को याद कर लीजिए। हेड है, पेयर है, डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, इस तरह बिलियन है। सो इन वर्ड्स के साथ, इन यूनिट्स के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम रूल नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये पेचीदा है, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में इसका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो दिया जाता है। थोड़ा सा ज़रा पेचीदा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको समझ आ जाएगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि सेंटेंस जो है वो कंपाउंड यानी या वो कंपाउंड सेंटेंस होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता दिया जाता है। उसके 2 पोर्शन होते हैं। उसके क्या होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। उन 2 पोर्शन में से जो पहला पोर्शन है वो आमतौर पर नामुकम्मल छोड़ दिया जाता है। याद रखें, सेंटेंस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप उसमें उसकी मतलूबा जो वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो हमें पहले पोर्शन को हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही छोड़ दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद उसकी जो मतलूबा वर्ब है वो जब तक हम नहीं लगाएंगे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सो पहला सेंटेंस जो है यानी कंपाउंड अगर सेंटेंस है उसका जो पहला पोर्शन है वो मुकम्मल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी है, इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को उसकी जो मतलूबा यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस मतलूबा वर्ब लगाकर पहले मुकम्मल करें और फिर दूसरा पोर्शन आप उसका आगाज़ कर सकते हैं। आमतौर पर पहले पोर्शन में हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के उसकी जो आगे मतलूबा जो फॉर्म है वो नहीं लगाई जाती और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा शुरू कर लिया जाता है। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। जैसे देखें, आई हैव नेवर एंड शैल मीट हिम। एंड शैल नेवर, यहाँ पे दोबारा भी नेवर यूज़ हो सकता है। मैं ना ही उसे कभी मिला हूँ और ना ही उसे कभी मिलूँगा। आप नोट करें यहाँ पे आई हैव नेवर, अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये तो बहरहाल आएगा ही। तो यहाँ पे हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको नामुकम्मल छोड़ दिया गया और सेंटेंस आगे शुरू कर दिया गया। तो इसमें वर्ब दोनों हिस्सों की सेम ही है। तो हम इस मीट की यहाँ पे पहले थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी आई हैव नेवर मेट, मैं ना ही मिला हूँ, एंड शैल नेवर मीट हिम, और ना ही उसे कभी मिलूँगा। सो आप खाली हेल्पिंग वर्ब को नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके साथ उसकी मतलूबा वर्ब जो है
हम आपको पता है कि हैज़ आपके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखिए ही हैज़ नेवर एंड विल नेवर गो देयर, वो ना ही कभी वो वहाँ गया है और ना ही कभी वहाँ जाएगा। इसमें देखिए ये नेवर जो है ये हैज़ हैव है और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की गई और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा शुरू कर लिया गया। तो यहाँ पे हम यही फॉर्म जो है इसी की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे गॉन, यानी ही हैज़ नेवर गॉन एंड विल नेवर गो देयर, वो ना ही कभी गया है वहाँ और ना ही कभी जाएगा। इस तरह देखें शी हैज़ एंड शी विल से सो अगेन, यानी उसने ऐसा कहा है और वो ऐसा दोबारा कहेगी। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हम हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म यही होगी। अब से की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेड। सो आप ये पॉइंट ज़हन में रखें कि कोई भी सेंटेंस है उसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है उसमें उसकी जो मतलूबा फॉर्म आगे आनी है वो पहले आप वो फॉर्म इस्तेमाल करके ही सेंटेंस का दूसरा हिस्सा शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पहला हिस्सा सूरत में इनकम्प्लीट रहेगा। सो आपको पहले हिस्से को कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 20 को एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अक्सर जो है इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। इसमें 2-3 बातें वजाहत तलब है, यानी दैन और एज़ का इस्तेमाल। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि दैन और एज़ जो हैं ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, टू प्लेसेस को आपस में कंपेयर करते हैं, टू थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं और टू पर्सनस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस वक़्त हम दैन और एज़ का इस्तेमाल करते हैं। और दैन के साथ सेकंड डिग्री आती है और एज़ के साथ फर्स्ट डिग्री आती है। तो अब दैन और एज़ के बाद बाज़ का नाउन नहीं होता बल्कि कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ का 2 प्रोनाउंस भी आपस में कंपेयर किए जाते हैं। तो उससे फिर कन्फ्यूजन होती है कि फिर प्रोनाउंस की कौन सी शक्ल इस्तेमाल की जाए, क्योंकि प्रोनाउंस जो हैं उनका पूरा एक टेबल है जिसको हम टेबल ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं। इनफैक्ट ये जो टेबल मैंने आपके लिए बनाया है ये पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है, जिसके आगे 3 या 4 फॉर्म्स या 3 या 4 केसेस होते हैं। तो आप स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें कि दैन और एज़ के बाद प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस आता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल है, इसमें मैंने आपके लिए नॉमिनेटिव केस ये होते हैं, पोजेसिव केस यानी जिसको हम मलकियती हालत कहते हैं वो ये हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम मफूली हालत कहते हैं वो ये हैं। एक इसकी केस जो है वो रिफ्लेक्सिव केस भी इस्तेमाल किया जाता है, वो मैंने इस रूल के लिए चूँकि ज़रूरत नहीं थी तो फिर मैंने सिर्फ 3 केसेस यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखें आई नॉमिनेटिव केस है, आई एक नॉमिनेटिव केस है क्योंकि इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है मुझे। इस तरह वी हमें, हम, इसी तरह यू तुम, यानी यहाँ पे तुम को नॉमिनेट किया जा रहा है। इस तरह ही वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे नॉमिनेटिव केस होते हैं। इस तरह ये पोजेसिव केस होते हैं, जैसे माई मेरा, मेरी, मेरे। अवर पोजेशन के लिए ज़ाहिर होता है, हमारा, हमारी, हमारे। इस तरह योर, यू, योर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, सो ऑन। ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इसमें ये मफूली हालत होती है प्रोनाउन की। मी का माना मुझे, आस का माना हमें, यू का माना तुम्हें, हिम का माना उसे मेल के लिए, और हर का माना उसे, और देम का माना उन्हें। सो ये पूरा एक टेबल है जो कि अपनी जगह एक अहमियत रखता है। आप इस टेबल को ज़रूर जो अच्छी तरह लर्न आउट कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड, इससे जुड़े कई ग्रामर के करेक्शन के रूल्स हैं। अब हमारा रूल है दैन और एज के बाद प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस आता है। हम इसको कुछ 5 एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि दैन और एज के बाद प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस कैसे आएगा और पॉसिबल मिस्टेक क्या है, यानी आपको आमतौर पे वो मिस्टेक क्या देता है, गलती कहाँ आपको वो फराम करता है जिसको आपने करेक्ट करना होता है। ये देखते हैं, ही इज़ रिचर दैन मी, ही इज़ रिचर दैन मी, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। अब देखने में ट्रांसलेट करते वक्त तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि मुझ यानी मुझे, चूँकि हम अगर इसको मुहावरतन तर्जुमा लेते हैं तो फिर तो मी ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। ग्रामर का ये रूल है कि दैन और हैज़ के बाद प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करना। तो ये मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखें,
आई नॉमिनेटिव है तो मी उसका ऑब्जेक्टिव है, तो हमें नॉमिनेटिव केस चाहिए। तो पॉसिबल मिस्टेक यही है कि आपको ऑब्जेक्टिव केस देगा, आपने उसका नॉमिनेटिव केस जो है वो करेक्शन में डालना है। तो हम मी नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि मी की जगह आई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह शी इज़ क्लेवरर दैन हिम, वो उससे ज़्यादा चालाक है। अब दैन का इस्तेमाल हुआ है, दैन पर नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये देखें ये ऑब्जेक्टिव केस है, हम इसका नॉमिनेटिव लेंगे यानी क्या ही। तो यहाँ पे हम दैन के बाद नॉमिनेटिव केस ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वी आर स्ट्रॉन्गर दैन देम, हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम उनसे ज़्यादा मजबूत है। तो दैन पर नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होना है, देम नहीं आएगा बल्कि क्या इस्तेमाल होगा दे। इसी तरह यू आर नॉट सो वाइज एज हर, तुम इतने अक्लमंद नहीं हो जितनी वो है। कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी एज के ज़रिए भी कंपैरिजन होता है, इतना ही जितना के। तो हम जो है यहाँ पे हर नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसका नॉमिनेटिव शी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही इज़ एज पुअर एज मी, वो इतना ही गरीब है जितना कि मैं। तो एज के बाद भी नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होगा आई। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि दैन और एज के बाद हमेशा प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमारे ये 16 से 20 रूल जो हैं ये हमने एक्सप्लेन किए हैं और उनकी 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स जो है उनके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। इसकी फर्दर अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो वो पेज आपको जो है वो नीचे वीडियो के दूसरे पोर्शन में फराहम कर दिया जाएगा, जिसमें 30 सेंटेंसेस यानी 30 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनकी नीचे करेक्शन भी कर दी गई है ताकि आपकी फर्दर जो है वो क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। सो आप इन 16 से 20 रूल्स की स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह याद कीजिए और बाद में इनसे जो रिलेटेड 30 इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं जो कि वीडियो के दूसरे पोर्शन में आपको दस्तयाब होंगे, आपने उन 30 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर आपने उसको लेना है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल साबित